किशनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ-साथ मेरे खेत की ज़मीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है, अरुणा। नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई है। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ही चला जाऊँगा, ठीक है ना? चलो अब। अगली सुबह हरिशंकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। हरिशंकर एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर करा रहा था। हे भगवान! बाप रे! इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। ज़रूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओह हो! हरिशंकर बंदर के पास बैठा था। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना बाप, अरे तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज। मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। हम बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको। ओम इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब यह बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूं। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूं, तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूं ना। क्या करूंगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से गुल्लू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो 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 चलो, घर चलते हैं। अरे, यह जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? हरिशंकर पूरी घटना अरुणा को बताने लगा। क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुल्लू है। हरिशंकर ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूं। अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। अरुणा आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। गुल्लू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे गुल्लू अरुणा के काम में हाथ बटाने लगा। गुल्लू अब हरिशंकर का सच्चा साथी बन चुका था। हरिशंकर, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी चलना है। अरे गुल्लू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहां पे? अरे क्या करूंगा? क्या मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा? और क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो ना जाने क्या समझेंगे। अरे, पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे? क्या बताओ। देखो गुल्लू, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओ, हो मुझे दुनिया से क्या है लेना देना? मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब यह है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूं। हरिशंकर मुस्कुराया और अगले दिन
गुल्लू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गुल्लू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो हरिशंकर का सच्चा मददगार बन गया था। हरिशंकर, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गुल्लू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ, गुल्लू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और यह बात आखिरकार पहुंची जमींदार चौधरी के कानों तक। क्या हरिशंकर के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए। उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। यह बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस हरिशंकर की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर यह ससुरा हरिशंकर ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है। जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे, इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है भानु। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद है, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और हरिशंकर मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरिशंकर और गुल्लू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी अरुणा को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। अरे अरुणा, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। हरिशंकर, इसे नजरअंदाज मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरिशंकर ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने अरुणा को ध्यान से देखा। अरे राम, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज ना मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए। उस दिन से हरिशंकर का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन हरिशंकर घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा ऐसा मत कहो अरुणा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। हरिशंकर सिर झुकाए बैठा था। तभी गुल्लू तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरिशंकर, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? हरिशंकर को यह बात ठीक लगी। उसी शाम वो गुल्लू को साथ लेकर अपने बड़े भाई केशव के घर गया। ओहो, क्यों भाई? आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भैया, अरुणा की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है तो मैं तुम्हें कहां से दूं? हरिशंकर कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था हरिशंकर। मैंने उसके चेहरे को देखा है। वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे खुल्लू, पर चलो एक और भाई है, उनसे मिलते हैं। अब दोनों बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और हरिशंकर को देखकर चौंक गया। ओ हरिशंकर, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी अरुणा बहुत बीमार है। थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता। मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या, जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया। सच तो ये है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है, 2 बीघा। अरे निकल जा यहां से। अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, भाग यहां से। कैसे भाई हैं तुम्हारे हरिशंकर? एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलब ही अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है गुल्लू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है, बताओ। अगले दिन हरिशंकर और गुल्लू जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी,
मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था हरिशंकर, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अक्कड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया हरिशंकर, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताएं? आपको तो सब पता है। मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया। कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है, उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो। हरिशंकर सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे ये तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो हरिशंकर कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। हरिशंकर, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहां से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर पटर चुप कर। हरिशंकर चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। गुल्लू, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। चलो मेरे साथ। हरिशंकर गुल्लू के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और भानु गुस्से से खोल रहे थे। मालिक, हरिशंकर तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो? हरिशंकर गुल्लू के साथ घर पर आ पहुंचा और गुल्लू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक गुल्लू लौट कर नहीं आया। हरिशंकर और अरुणा की चिंता बढ़ने लगी। गुल्लू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया। मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गुल्लू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गुल्लू, तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके यह जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। गुल्लू ने वो जड़ी बूटी अरुणा को दे दी। कुछ देर बाद अरुणा की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। अरुणा, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और गुल्लू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि अरुणा के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूं। ये देखो, उन्होंने यह चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। मजा आ गया ना? लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र गुल्लू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन हरिशंकर, गुल्लू और अरुणा ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में हरिशंकर के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, हरिशंकर के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी अरुणा, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद हरिशंकर की किस्मत बदल गई।
चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई।